स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां पर एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। वो बूढ़ी अम्मा अपने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा कर देती। कभी कभी तो उसका बेटा बहुत ही अजीब सी मांग करता था, जिसे पूरा करना बूढ़ी अम्मा के बस की बात नहीं होती थी। तो बूढ़ी अम्मा उस बात को किसी दूसरे दिन पूरा करने की बात कहकर अपने बेटे को टाल देती। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हो गया, जिसका नाम था मनसुख। मगर बड़ा होने के बावजूद भी उसका लड़कपन अभी तक गया नहीं था। एक दिन उसने सुना कि गांव के सभी नौजवान किसी विशेष अवसर पर अपने अपने ससुराल जा रहे हैं। वो भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ, गांव के सभी लड़के अपने अपने ससुराल जा रहे हैं, मैं भी ससुराल जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो भला तू कैसे अपने ससुराल जाएगा? मनसुख बोला, अम्मा, मैं ससुराल जाऊंगा मतलब जाऊंगा, तुम तो बस मेरे ससुराल जाने का इंतजाम कर दो। माँ ने कहा, बेटा, अब तू बच्चा नहीं रहा बल्कि बड़ा हो गया है, यूं पागलों जैसी बातें मत कर। इस साल मैं तेरे हाथ पीले कर दूंगी, तब तू शौक से अपने ससुराल जाना और अपने साथ अपनी दुल्हनिया को भी लेकर आना। वैसे भी मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ, मेरी सेवा के लिए एक बहू की जरूरत है। अभी तू खाना खा ले और आराम कर ले। मनसुख कहने लगा, अम्मा, तू मुझे टालने की कोशिश मत कर, तू अभी के अभी अपनी बहू के लिए कपड़े और मिठाई का इंतजाम कर दे, मैं तो आज ही ससुराल जाऊंगा। माँ ने कहा, किंतु बेटा। माँ, किंतु परंतु कुछ नहीं, आज मैं कुछ नहीं सुनने वाला। बुढ़िया जानती थी कि लड़का जिद्दी है और इसे लाख समझा लो फिर भी इसके भेजे में कुछ नहीं घुसने वाला। उसने कपड़े और मिठाई का इंतजाम किया और सोचने लगी कि जाने को आखिर ये कहाँ जाएगा। जब इसकी शादी ही नहीं हुई तो फिर दिन भर इधर उधर भटकेगा और शाम को वापस लौट आएगा। ये सोचकर बूढ़ी अम्मा ने कपड़े और मिठाई एक थैले में डाले और अपने बेटे को सौंप दिए। मनसुख ने वो थैला लिया और अपने घर से निकल पड़ा। 2-3 घंटे तक चलने के बाद उसे ये बात समझ में आई कि अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई, तो फिर भला मैं कहाँ जाऊंगा? अगर मैं किसी अनजान के घर जाकर कहूंगा कि मैं अपने ससुराल आया हूं, तो वो लोग पहले जानने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि उस घर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो वो लोग मुझे बुरी तरह से मारेंगे। अब मनसुख अपनी मूर्खता पर पछता रहा था, लेकिन अब वो घर भी नहीं लौट सकता था, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ही जिद करके ससुराल के लिए निकला था। आखिरकार निराश होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बहुत देर तक वहां पर बैठा रहा। अब तो शाम होने को आ गई, लेकिन उसके दिमाग में कोई उपाय नहीं आ रहा था। वो मन ही मन रुआंसा हो चला। सोचने लगा, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा और किसके यहाँ पर रहूंगा? मैं घर से पहली बार निकला हूँ, मेरी जान पहचान किसी भी गांव में किसी आदमी से नहीं है। उसने भगवान का नाम लिया और उठकर चल दिया। चलते चलते वो एक गांव के नजदीक जा पहुंचा। उसने देखा कि कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थी। मनसुख को बहुत ही जोर से प्यास लगी थी और वो कुएं के नजदीक आ गया। कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थी। ये औरतें शादीशुदा नवयुवतियां थी। वो आपस में बातें कर रही थी और अपनी एक सहेली लाजवंती के बारे में कह रही थी कि सखी, हर किसी के ससुराल से कोई ना कोई तीज लेकर आ जाता है, मगर लाजवंती की शादी हुए पूरे 12 साल हो चुके हैं, मगर आज तक उसके ससुराल से कोई भी नहीं आया। ना ही किसी ने इसकी खोज खबर ली कि ये जिंदा है या मर गई। किसी को कुछ भी खबर नहीं है। यहाँ तक कि इसके पिता भी इतने कठोर दिल हैं कि उन्होंने भी कभी पता नहीं किया कि इसके ससुराल के लोग इसका गोना करवाने के लिए क्यों नहीं आए। मनसुख बड़े ही ध्यान से ये सब बातें सुन रहा था।
उसने लाजवंती को देख भी लिया था कि बेचारी अपनी सखियों के ताने सुन भी रही है और खामोश सिर झुकाए खड़ी है। उसने लाजवंती से पानी पिलाने के लिए कहा। लाजवंती ने अपने घड़े से उसे पानी पिलाया और फिर घड़ा उठाकर वो अपने घर को चल दी। मनसुख भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वो मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा सुनहरा मौका तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये तो साक्षात भगवान ने मेरी सहायता की है। इस लड़की की शादी हुए पूरे 12 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि यहाँ के लोग इस लड़की के ससुराल वालों को नहीं पहचान पाएंगे। अब तो उस लड़के का चेहरा कितना बदल गया होगा जिससे इस लड़की का ब्याह हुआ था। क्यों ना इस लड़की के पति के रूप में मैं इसके घर वालों के सामने अपने आप को पेश कर दूं। ये सब सोचते सोचते वो लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक जा पहुंचा। उसने देखा कि लड़की के घर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। मनसुख ने उस बूढ़ी अम्मा को झुककर प्रणाम किया और बोला, शायद आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। पहचानोगे भी कैसे? मैंने आने में 12 साल जो लगा दिए। अब मैं भी क्या करूं? मेरी नौकरी ही ऐसी है। मैं शहर में एक सेठ जी के पास नौकरी करता हूं। उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई संतान। बस सेठ सेठानी अकेले ही रहते हैं। वे लोग मुझे ही अपना बेटा मानते हैं। अब वे लोग मेरी शादी की बात चला रहे थे तो कल ही मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी तो बचपन में ही शादी हो चुकी है। बस फिर क्या था। सेठानी मुझ पर नाराज हो गई और बोली, जल्दी से कल ही मेरी बहू को लेकर आजा, नहीं तो तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। अब देर से ही सही पर मैं आ गया हूं, तो कल सुबह ही आप लड़की की विदाई कर दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी उसे शहर लेकर जाना चाहता हूं। आप लोग इनकार मत कीजिएगा। मुझे कोई सामान, कपड़े, दान दहेज ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ मेरी लाजवंती ही चाहिए। लड़की के घर वाले बहुत ही खुश हुए कि देखो कितना अच्छा लड़का है। 12 साल बाद भी इसे लड़की का नाम याद है। लड़की के घर वाले कहने लगे, बेटा हम तो बहुत खुश हैं कि तुम अपनी पत्नी को भूले नहीं तो हमने सुना है कि शहर जाकर लोग अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं। बेटा तुम तो लाखों में एक हो, तुम तो हीरा हो हीरा। हम लोग कल सुबह ही लड़की की विदाई कर देंगे। गांव की औरतें इसे ताना देती थीं कि लाजवंती करमजली है, अभागन है। इसकी परछाई से तो सुहागन लड़कियां भी डरती थीं। तुमने तो इस अभागन की लाज रख ली बेटा। तुम इसे अपने साथ ले जाने के लिए आए। तुम तो धन्य हो बेटे, जुग जुग जियो। सुबह जल्दी ही लड़की की विदाई कर दी गई, लेकिन विदा करने से पहले लड़की के पिता ने मनसुख को 10 चांदी के सिक्के दिए और कहने लगा, बेटा ये हमारी तरफ से तुम दोनों के लिए उपहार है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस धन की सहायता से तुम लोग एक नई जिंदगी शुरू करोगे। मनसुख ने बड़ी खुशी से वो 10 चांदी के सिक्के अपने पास संभाल कर रख लिए और वो पैदल ही अपनी दुल्हन को लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते मनसुख ने अपनी दुल्हन से पूछा, लाजवंती तुम मेरे साथ आ तो गई हो, परंतु क्या तुम्हें इस बात का कोई पछतावा तो नहीं? लाजवंती ने कहा, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपने तो मुझ पर बड़ा ही उपकार किया है। मैं तो एक ऐसी अभागन औरत हूँ जिसका पति 12 साल पहले विवाह करके चला गया था। फिर उसने आज तक मेरी कोई खोज खबर नहीं ली। मैं तो गांव की औरतों के ताने सुन सुनकर घुट घुट कर जी रही थी। वे सभी मुझे अभागन, कुलक्षणी और न जाने क्या क्या कहकर पुकारती थी। जब आप मेरे घर पहुंचे थे तो मैं तभी पहचान गई थी कि आप मेरे पति नहीं हैं, मगर मैं उसे पति कैसे मान लूं जो 12 साल पहले मुझे छोड़कर चला गया और आज तक उसने मेरी कोई खबर नहीं ली। क्या पता वो जिंदा है या मर गया, या उसने किसी और से दूसरी शादी कर ली और मुझे अपना काला मुंह दिखाने के लिए नहीं आया। मैंने जब आपको ये कहते सुना कि मैं विदाई करने के लिए आया हूं, तो उसी वक्त मैंने आपको अपना असली पति मान लिया था। केवल विवाह कर लेने से कोई पति नहीं हो जाता, उसे पत्नी का हाथ हमेशा पकड़े रहना होता है।
आपने ही सचमुच पति का कर्तव्य निभाया और मुझ अभागन को सौभाग्यशाली बना दिया। आपने ही मुझे अपने दिल में जगह दी है। अपनी पत्नी की बातें सुनकर मनसुख बहुत ही खुश हुआ। अब उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसने बिल्कुल सही फैसला किया है और जब उसकी माँ भी अपनी बहू से मिलेगी तो बहुत ही खुश होगी। अब उन दोनों को चलते चलते शाम हो चुकी थी। मनसुख सोचने लगा कि अब दिन ढलने के बाद सफर करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी पत्नी है और साथ ही साथ 10 चांदी के सिक्के भी हैं। इसलिए उसे रात किसी सराय में बितानी चाहिए। ये सोचकर मनसुख अपनी पत्नी को लेकर एक सराय में चला गया। सराय में पहुंचकर मनसुख को सबसे पहले अपने धन की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। यही बात उसने अपनी पत्नी से भी कही। वे दोनों सोचने लगे कि कहीं उनके सो जाने के बाद उनके चांदी के सिक्के किसी ने चुरा लिए तो फिर क्या होगा। यही बात सोचकर उन दोनों ने चांदी के सिक्कों की पोटली आपस में सलाह मशवरा करने के बाद अपने साथ लाई हुई एक टोकरी में छुपा दी और उस टोकरी को एक तरफ रख दिया। उन्होंने सोचा था कि खाने पीने के सामान से भरी हुई टोकरी पर कोई ध्यान नहीं देगा। साथ ही मनसुख ने अपने गमछे में कुछ छोटे छोटे पत्थर बांध लिए और उन्हें अपने सिरहाने रखकर सो गया। उन्होंने सोचा था कि अगर कोई चोर आएगा तो सोचेगा कि सारा धन इन्होंने अपने सिरहाने रखा हुआ है और वो उसे ही चोरी करेगा। लेकिन वे दोनों गलत थे। जब वे दोनों आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे तो उनकी सारी बातें सराय के मालिक और उसकी पत्नी ने सुन ली थी। उन्होंने छुपकर ये देख भी लिया था कि दोनों पति पत्नी ने असली रकम खाने की टोकरी में छुपा कर रख दी है। जैसे ही वे दोनों गहरी नींद में सो गए तो सराय का मालिक और उसकी पत्नी कमरे के अंदर आए और उन्होंने टोकरी में रखी हुई चांदी की मोहरों की पोटली उठा ली। सुबह के समय जब मनसुख और उसकी पत्नी सोकर उठे तो उन्होंने पाया कि टोकरी में रखा हुआ उनका धन चोरी हो चुका था। कुछ देर तक वो दोनों दुखी होते रहे। फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि उनकी मोहरें कौन चुरा सकता है। उन्होंने देखा कि उस रात उन दोनों के अलावा उस सराय में ना तो कोई मुसाफिर आया था और ना ही गया था। उन दोनों के अलावा उस सराय में रहने वाले केवल 2 ही व्यक्ति थे और वो थे सराय का मालिक और उसकी पत्नी। मनसुख और उसकी पत्नी सीधे सराय के मालिक के पास गए और उनसे पूछने लगे कि कल रात हमारी चांदी की मोहरें किसने चुराई हैं। सराय के मालिक ने अनजान बनते हुए कुछ इस तरह से दिखावा किया जैसे इस घटना के बारे में सुनकर वो बहुत ही परेशान हो और वो बोला, अरे ये क्या हो गया। आपके सामान का चोरी हो जाना आपके लिए भले ही कुछ ना हो, मगर हमारे लिए ये बहुत ही बदनामी की बात है। अगर हमारी सराय में चोरी हुई है, ये बात फैल गई तो फिर भला हमारी सराय में कौन ठहरेगा। हमारी तो बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इस चोरी का तो हमें पता लगाना ही होगा। चलो हम लोग शहर के कोतवाल के पास चलते हैं। मनसुख और उसकी पत्नी को ये पूरा शक था कि सराय के मालिक और उसकी पत्नी ने ही उनकी मोहरें चुराई हैं, किंतु उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था, जिसके कारण वो साफ साफ नहीं कह पा रहे थे। खैर, वो चारों मिलकर शहर के कोतवाल के पास जा पहुंचे। कोतवाल ने मनसुख और उसकी पत्नी और फिर सराय के मालिक और उसकी पत्नी की बातें सुनी, लेकिन वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा। कोतवाल का एक मित्र था जिसका नाम था मनोहर। मनोहर बहुत ही तेज दिमाग वाला आदमी था। कोतवाल अक्सर ही पेचीदा मामलों में उसकी सलाह लेता रहता था। इस मामले में भी उसने मनोहर की सलाह लेना मुनासिब समझा। मनोहर कोतवाल के पास आया तो उसने सराय के मालिक और उसकी पत्नी और फिर मनोहर और उसकी पत्नी की बातें सुनी। फिर वो कहने लगा, आप लोगों के मामले में मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आपका फैसला तो अब केवल हमारे मंदिर का नगाड़ा ही कर सकता है। नगाड़े की बात सुनकर चारों फरियादियों के साथ साथ कोतवाल भी चकित रह गया। कोतवाल कहने लगा कि जो मामला मेरी और तुम्हारी समझ में नहीं आया, उसका फैसला भला एक बेजान नगाड़ा कैसे कर सकता है। मनोहर कहने लगा कि ये नगाड़ा कोई आम नगाड़ा नहीं है, बल्कि मंदिर का ये नगाड़ा दिव्य शक्तियों से युक्त है।
इनमें से जो भी सच बोल रहा होगा उसकी फरियाद सुनकर वो नगाड़ा अपने आप बजने लगेगा, जबकि झूठ बोलने वाले के सामने वो नगाड़ा नहीं बजेगा। कोतवाल को नगाड़े वाली बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, परंतु फिर भी क्योंकि मनोहर उसका मित्र था और उसे मनोहर पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने मनोहर को इस बात की इजाजत दे दी। मनोहर ने सबसे पहले मनसुख और उसकी पत्नी से कहा कि आप कल सुबह मंदिर में जाइएगा और उस नगाड़े को अपने कंधों पर उठाकर कोतवाली तक लाइए। मरते क्या ना करते, बेचारे दोनों पति पत्नी अगली सुबह मंदिर पहुंचे और उन्होंने अपने कंधों पर नगाड़े को उठाया और फिर उसे लेकर कोतवाली की तरफ चल दिए। नगाड़ा आकार में बहुत ही बड़ा था और साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा भारी भी था। उसे कंधों पर उठाकर वे दोनों आधे रास्ते तक पहुंचे। तब तक वे दोनों बहुत ही थक चुके थे। आधे रास्ते पहुंचकर उन्होंने नगाड़े को जमीन पर रख दिया और आपस में बातें करने लगे। मनसुख कहने लगा, हमारे पैसे तो गए ही गए, ऊपर से इस नगाड़े को ढोने की मुसीबत और हमारे गले पड़ गई। लाजवंती बोली, सच कहा जी आपने, ना जाने कौन सी घड़ी में हम इस सराय में आकर रुके थे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि अब हम घर कैसे पहुंचेंगे। पता नहीं कौन कमबख्त हमारा धन चुरा कर ले गया। मनसुख बोला, मुझसे तो अब ये नगाड़ा और ढोया नहीं जाता। मैं कोतवाल को यहीं पर बुलाकर ले आता हूँ और उससे कहता हूँ कि नगाड़े से जो कुछ भी पूछना है यहीं पर पूछ ले। इतना कहकर वो कोतवाल को बुलाने के लिए चला गया। जब कोतवाल वहां पर आया तो वो नगाड़े से पूछने लगा, बता नगाड़े, मनसुख और उसकी पत्नी सच्चे हैं या झूठे? कोतवाल के इतना कहते ही नगाड़ा अपने आप बजने लगा। उसमें से डम डम की आवाजें आने लगी। कोतवाल समझ गया कि इन दोनों के पैसे सचमुच चोरी हुए हैं, परंतु अब उसके सामने समस्या ये थी कि पैसे किसने चुराए थे। उसी दिन शाम के समय मनोहर ने सराय के मालिक और उसकी पत्नी को कोतवाली में बुलवाया और कहा कि कल सुबह तुम दोनों मंदिर के नगाड़े को अपने कंधों पर उठाकर कोतवाली तक लेकर आओगे। अगली सुबह सराय का मालिक और उसकी पत्नी नगाड़े को कंधों पर उठाए हुए कोतवाली की तरफ चल दिए। नगाड़ा पिछले ही दिन की तरह बहुत ही भारी था। कुछ ही दूर चलने पर दोनों की सांसें फूलने लगी। आखिर उन्होंने नगाड़े को उतार कर एक तरफ रख दिया और दोनों पति पत्नी आपस में बातें करने लगे। सराय का मालिक बोला, हमने मनसुख और उसकी पत्नी के पैसे चुराकर सचमुच बड़ी गलती की है। अब ये नगाड़ा हमारी सारी पोल खोल देगा। उसकी पत्नी बोली, क्यों ना हम इस नगाड़े को यहीं पर फोड़ दें और फिर हम कोतवाल से कह देंगे कि फूटा हुआ नगाड़ा हमारे सच की गवाही देने के लिए आखिर कैसे बजेगा। सराय का मालिक बोला, तुम ठीक कहती हो। इतना कहकर उसने एक नुकीला पत्थर उठाया और नगाड़े को फोड़ने के लिए चल दिया। लेकिन इससे पहले कि वो नगाड़े को फोड़ता, नगाड़े का आवरण उठाकर उसके भीतर से मनोहर प्रकट हुआ और बोला, नगाड़े ने सब कुछ सच सच जान लिया है। तुम दोनों ने ही मनसुख और उसकी पत्नी के पैसे लिए हैं। मनोहर को देखते ही सराय का मालिक और उसकी पत्नी दोनों के होश उड़ गए। जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और मनोहर के पैरों में गिर गए। कहने लगे, हम दोनों उन पति पत्नी के पैसे वापस कर देंगे, किंतु हमें बदनामी और सजा से बचा लीजिए। हम आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। मनोहर ने कहा, तुम दोनों को माफ करने का अधिकार सिर्फ मनसुख और उसकी पत्नी को है। असल में बात तो ये थी कि मनोहर उन बड़े बड़े नगाड़ों के अंदर छुप कर बैठा हुआ था। यह बात ना तो मनसुख और उसकी पत्नी को पता थी और ना ही सराय के मालिक और उसकी पत्नी को। नगाड़े के अंदर छिपकर बैठे हुए मनोहर ने मनसुख और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन ली थी और उनका सच भी जान लिया था। इसी तरह से उसने सराय के मालिक और उसकी पत्नी की बातें भी जान ली थी। इसके बाद मनोहर उन दोनों अपराधियों को लेकर मनसुख और उसकी पत्नी के पास गया, जहां पर उन दोनों ने मनसुख का धन वापस दे दिया। अपना धन वापस पाकर बहुत ही खुश थे। उन्होंने सराय के मालिक और उसकी पत्नी को क्षमा कर दिया और अपने घर की राह ली। इस तरह से मनोहर ने अपनी चतुराई से मनसुख और उसकी पत्नी को इंसाफ दिला दिया और फिर मनसुख अपनी पत्नी के साथ
अपने गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी बूढ़ी अम्मा घर के बाहर ही खड़ी थी। वो मनोहर को देखते ही कहने लगी, अरे बेटा, तू कहाँ चला गया था? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। और तेरे साथ ये लड़की कौन है? मनसुख कहने लगा, अम्मा, ये तेरी बहू है। तू भूल गई कि मैं अपने ससुराल गया था, वहीं से मैं अपनी बहू को विदा करके लाया हूँ। अम्मा कहने लगी, अरे तू क्या पागल है? तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो फिर तेरी दुल्हन कहाँ से आ गई? बुढ़िया की बात सुनकर मनसुख ने उसको सारी बातें विस्तार से बता दी। सारी बातें जानने के बाद अम्मा कहने लगी, सच बेटा, तूने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे शादी करके ना सिर्फ तूने एक बेसहारा को सहारा दिया, बल्कि अब तेरी जिंदगी भी संवर जाएगी। जो तुझे लाजवंती जैसी सुंदर और सुशील बहू मिल गई, अब मेरा बुढ़ापा भी आराम से बीत जाएगा। इसके बाद वे सभी एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे। बीजापुर नाम के गांव के मुखिया, जिनका नाम था सूरजभान, वो एक बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। वो गांव में होने वाले सभी तरह के लड़ाई झगड़े और किसी भी तरह के विवाद को सुलझाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। सूरजभान के पास गांव के लोगों का कोई भी विवाद आता तो वो उसे बड़े ही न्यायपूर्ण और तर्कशील तरीके से सुलझाते थे। गांव के सभी लोग उनके द्वारा दिए गए फैसले का बहुत ही आदर करते थे। ना सिर्फ उनके गांव बीजापुर, बल्कि आसपास के गांव के कई लोग भी अपनी समस्याओं और झगड़ों का निपटारा करने के लिए मुखिया सूरजभान के पास आते थे। सूरजभान के बारे में ये बात बहुत ही प्रसिद्ध थी कि वो किसी भी मामले का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। हालांकि उस गांव के लोगों को ये अधिकार भी था कि अगर वो किसी कारण से मुखिया के द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट ना हो तो वो राजा के दरबार में भी न्याय के लिए गुहार लगा सकते थे। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सूरजभान के द्वारा किसी मामले के निपटारे के लिए दिए गए फैसले पर लोग असंतुष्ट हों। उनकी बुद्धिमानी और तर्कशील निर्णय के कारण सभी लोग उनके निर्णय को ही अंतिम निर्णय समझते थे। मुखिया सूरजभान के घर पर अक्सर इसी कारण से लोगों का आना जाना लगा रहता था। प्रतिदिन वह कई तरह के विवाद और झगड़ों का निपटारा करते थे। आज तक किसी भी व्यक्ति को न्याय के लिए राजा के दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। इसी नगर के राजा थे राजा चक्रधर, जो अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखते थे। महाराज चक्रधर के 2 संतानें थी, उनका बेटा पृथ्वी और उनकी बेटी कुसुमलता। महाराज चक्रधर ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चला रखी थी। राजा चक्रधर के दरबार में एक से एक बढ़कर समझदार और बुद्धिमान मंत्री थे। इन्हीं में से एक था उनका न्याय मंत्री, जिसका नाम था चंद्रसेन। न्याय मंत्री चंद्रसेन बुद्धिमान होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। एक दिन की बात है, महाराज ने अपने न्याय मंत्री चंद्रसेन को कुछ परेशान देखा तो कहने लगे, क्या बात है न्याय मंत्री जी, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी इस परेशानी का कारण क्या है? न्याय मंत्री कहने लगा, महाराज, आपने बिल्कुल ठीक समझा। मैं पिछले काफी समय से परेशान हूँ। आप तो जानते ही हैं कि एक न्याय मंत्री के तौर पर मुझे हमारी प्रजा के झगड़ों और विवादों को सुलझाना पड़ता है। साथ ही साथ रोज कई तरह के अपराधियों से मेरा पाला पड़ता है। मैं आज तक अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाता आ रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक समस्या मेरे सामने आ रही है। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप तो स्वयं सारी प्रजा की समस्याएं दूर करते हैं, भला आप जैसे बुद्धिमान और विवेकशील आदमी को कौन सी समस्या आ गई? महाराज, बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अब लोग पहले से कहीं ज्यादा समझदार और सावधान रहने लगे हैं, लेकिन इसके साथ ही राज्य में अपराधों और विवादों की संख्या भी बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से प्रतिदिन मेरी कचहरी में आने वाले मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। प्रतिदिन मुझे लगभग 20 से 25 विवाद और झगड़ों को सुलझाना पड़ता है। मैं अकेला व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल अपराधी भी बहुत ही चालाक हो गए हैं।
मेरा पूरा दिन कचहरी में ही बीत जाता है, जिसके कारण ना तो मैं अपने परिवार को समय दे पा रहा हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता के लिए एक न्याय अधिकारी की नियुक्ति कीजिए, ताकि प्रतिदिन आने वाले विवादों को तेजी से निपटाया जा सके। अपने न्याय मंत्री की ये समस्या सुनकर महाराज कहने लगे, आपने ठीक कहा न्याय मंत्री जी। सचमुच आजकल अपराधों की संख्या बढ़ने के कारण आपका काम भी बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे आपके सहायक के तौर पर एक न्याय अधिकारी की नियुक्ति करने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इतना योग्य और बुद्धिमान हो कि वो बिना किसी पक्षपात के लोगों के झगड़ों का निपटारा कर सके? महाराज, हमारे ही राज्य के एक गांव बीजापुर में रहते हैं मुखिया सूरजभान। मैंने उनके बारे में काफी सुना है। वह अपने इलाके के सभी झगड़ों और विवादों का निपटारा बड़ी समझदारी और न्यायपूर्ण तरीके से करते हैं। मुझे लगता है कि वो न्याय अधिकारी के पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति हैं। राजा कहने लगा, ठीक है मंत्री जी, लेकिन मैं उनको न्याय अधिकारी नियुक्त करने से पहले उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, उनको जांचना चाहता हूँ। आप मुझे 1 सप्ताह का वक्त दीजिए। मैं इस 1 सप्ताह में ही ये निर्णय करूंगा कि आपकी सहायता के लिए न्याय अधिकारी किसको नियुक्त किया जाए। साथ ही साथ मैं बीजापुर के मुखिया सूरजभान की न्याय की परीक्षा भी करूंगा। यदि वो मेरी परीक्षा में खरे उतरे तो उन्हें आपकी सहायता के लिए न्याय अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद मंत्री अपने घर वापस लौट जाता है। अगली सुबह महाराज ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण से दिखने वाले ग्रामीण का वेश धारण कर लिया। महल से निकलकर वो अपने घोड़े पर सवार हुए और बीजापुर गांव की तरफ चल पड़े। राजधानी से बीजापुर गांव का रास्ता लगभग 20 मील था। जब महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर बीजापुर की तरफ जा रहे थे कि तभी रास्ते में एक भिखारी उनके सामने आ खड़ा हुआ। अपना कटोरा आगे करके वो महाराज से भीख मांगने लगा। महाराज, जो कि स्वभाव से बड़े ही दयालु थे, उन्हें भिखारी पर दया आ गई। उन्होंने एक स्वर्ण मुद्रा अपनी जेब से निकालकर उसके कटोरे में रख दी। इसके बाद महाराज अपने घोड़े पर सवार आगे की तरफ बढ़ने लगे कि तभी उन्होंने महसूस किया कि शायद उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है। जब उन्होंने मुड़कर पीछे देखा तो वो भिखारी महाराज के पीछे आ रहा था। महाराज ने अपना घोड़ा रोका और भिखारी से पूछने लगे, अरे भाई, मैंने तुम्हें भिक्षा के रूप में स्वर्ण मुद्रा दे दी है, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? भिखारी कहने लगा, श्रीमान, आप बड़े ही दयालु जान पड़ते हैं। आपने मुझे भिक्षा दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन क्या आप मेरी एक और सहायता कर सकते हैं? बताओ, तुम्हें क्या सहायता चाहिए? भिखारी कहने लगा, क्या आप बीजापुर गांव की तरफ जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप मुझे भी अपने घोड़े पर बिठाकर लेते चलिए। मुझे भी बीजापुर गांव में ही जाना है। महाराज ने एक पल के लिए सोचा और फिर उस भिखारी को अपने घोड़े पर बिठा लिया। वे दोनों बीजापुर गांव की तरफ चलने लगे। दोपहर तक वो बीजापुर गांव में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद दोनों घोड़े से उतर गए। तब राजा ने भिखारी की तरफ देखा और कहा, लो भाई, मैंने तुम्हें बीजापुर पहुंचा दिया, अब तुम्हें जहां भी जाना हो जा सकते हो। ये कहकर राजा अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ने लगा कि तभी वह भिखारी राजा पर चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे दुष्ट आदमी, तुम इस घोड़े को लेकर कहां चल दिए? मेरे घोड़े को यहीं पर छोड़ दो। भिखारी की ये बात सुनकर महाराज को एक धक्का सा लगा। वह क्रोधित होकर उस भिखारी को देखने लगे और बोले, अरे तुम्हें क्या हो गया? अचानक तुमने इस घोड़े को अपना घोड़ा क्यों कहना शुरू कर दिया? मैंने तुम पर दया करके तुम्हें इस घोड़े पर बिठाया और गांव तक लेकर आया। उसके बदले तुम मेरा धन्यवाद करने की बजाय मेरे घोड़े पर अपना अधिकार जमा रहे हो। भिखारी कहने लगा, ये घोड़ा तो मेरा है, मैं तुम्हें घोड़े पर बिठाकर लाया हूँ और तुम बिना किसी देरी के इस घोड़े को यहीं पर छोड़ दो और चले जाओ। इस तरह से राजा और भिखारी में घोड़े को लेकर झगड़ा होने लगा। उनको आपस में झगड़ा करते हुए देखकर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई, परंतु कोई भी इस बात का फैसला नहीं कर पाया कि ये घोड़ा राजा का है या भिखारी का। तभी उस भीड़ में से एक आदमी आगे आया और उसने कहा, मेरा विचार है
कि आप लोगों को गांव के मुखिया सूरज भान के पास जाना चाहिए। वे अवश्य ही इस झगड़े का निपटारा कर सकते हैं कि घोड़ा वास्तव में किसका है। भिखारी कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे किसी के पास भी जाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। महाराज ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने भी मुखिया सूरज भान के पास जाने का निर्णय किया, क्योंकि असल में वह भी तो सूरज भान के न्याय की परीक्षा करना चाहते थे। महाराज बोले, मुझे भी मुखिया जी के पास न्याय के लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद भिखारी और राजा उस घोड़े के साथ मुखिया सूरज भान के घर जा पहुंचे। दोनों अपने घोड़े को लेकर एक तरफ खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मुखिया सूरज भान पहले से ही वहां पर मौजूद लोगों के झगड़ों का निपटारा कर रहे थे। वे दोनों अपने घोड़े को लेकर एक तरफ खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। महाराज चक्रधर के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका था, जब वह मुखिया सूरज भान के न्याय करने के तरीके को अच्छी तरह से देख सकते। इसीलिए राजा चुपचाप वहां पर खड़े हो गए और मुखिया जी के द्वारा की जाने वाली सारी कार्यवाही को ध्यान से देखने लगे। सबसे पहले सूरज भान के सामने दो व्यक्ति आकर खड़े हुए। उनमें से एक व्यक्ति गांव के साहूकार के पास काम करने वाला मुनीम था, जबकि दूसरा व्यक्ति एक किसान था। दोनों का विवाद ये था कि वे एक युवती के साथ आए थे। झगड़ा ये था कि मुनीम और वो किसान दोनों ही उस युवती को अपनी पत्नी बता रहे थे। युवती असल में गूंगी और नासमझ थी। अब इस बात का फैसला किया जाना था कि वो युवती वास्तव में किसकी पत्नी है, मुनीम की या किसान की। सारी बात जानने के बाद मुखिया सूरज भान कहने लगे कि आप दोनों इस युवती को यहीं पर छोड़कर चले जाइए। कल सुबह आप लोगों के झगड़े का निपटारा किया जाएगा। इसके बाद सूरज भान के सामने दूसरा विवाद पेश किया गया। ये विवाद एक कसाई और तेल बेचने वाले तेली के बीच में था। दोनों ही एक सिक्कों से भरी हुई थैली को अपना अपना बता रहे थे। कसाई का कहना यह था कि सिक्कों से भरी थैली उसकी है, जबकि तेली कहता था कि सिक्कों से भरी थैली पर उसका अधिकार है, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से यह कमाई की है। सारा मामला सुनने के बाद सूरज भान ने कहा, आप लोग सिक्कों से भरी हुई इस थैली को यहीं पर छोड़ जाइए। कल सुबह आपके झगड़े का फैसला सुनाया जाएगा। वे दोनों भी सिक्कों से भरी हुई थैली वहीं पर छोड़कर चले गए। इसके बाद महाराज और वो भिखारी सूरज भान के सामने पेश हुए। तब महाराज चक्रधर ने कहना शुरू किया, मुखिया जी, बात असल में ये है कि मैं इस भिखारी को दया करके अपने घोड़े पर बिठाकर गांव के अंदर तक लेकर आया हूँ, लेकिन गांव में पहुंचते ही इस भिखारी ने मुझे धन्यवाद देने की बजाय मेरे ही घोड़े पर अपना अधिकार जमा लिया। उसकी बात सुनकर भिखारी तपाक से कहने लगा, नहीं मुखिया जी, ये आदमी बिल्कुल झूठ बोलता है। ये घोड़ा तो असल में मेरा है। मैं इस आदमी को अपने घोड़े पर बिठाकर गांव में लेकर आया था, लेकिन जैसे ही हम गांव में पहुंचे तो इस आदमी ने मुझ पर धौंस जमानी शुरू कर दी। मुझे कमजोर जानकर ये मेरे घोड़े पर कब्जा करना चाहता है। अब आप ही मुझ पर दया करके मेरा घोड़ा मुझे दिलवाइए। मुखिया जी ने सूरज भान और उस भिखारी की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और फिर कहने लगे कि आप लोग अपना घोड़ा यहीं पर छोड़ दीजिए। कल सुबह इस बात का फैसला किया जाएगा कि घोड़ा किसका है। इसके बाद राजा और भिखारी भी वहां से चले गए। अगले दिन सुबह एक बार फिर से सभी लोग मुखिया के घर पर पहुंचे। तब मुखिया ने सबसे पहले मुनीम और किसान को अपने सामने बुलाया, जिनका विवाद ये था कि वो युवती असल में किसकी पत्नी है। मुखिया ने मुनीम की तरफ देखते हुए कहा, मुनीम जी, ये युवती आपकी पत्नी है, आप इसे ले जा सकते हैं और इस धोखेबाज किसान को मैं 50 कोड़े मारने का आदेश देता हूँ। मुनीम इस फैसले से बहुत ही खुश था और अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। इसके बाद मुखिया ने कसाई और तेली को अपने सामने बुलाया। सिक्कों की थैली वहां पर रखते हुए वो कहने लगा, ये सिक्कों की थैली असल में कसाई की है, जबकि इस तेली को झूठ बोलने के कारण 50 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। और फिर कसाई भी अपने सिक्कों की थैली लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। अब बारी थी महाराज और उस भिखारी की। तब मुखिया ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आपका घोड़ा
अपने अस्तबल में बांध रखा है, जहां पर पहले से ही 20 घोड़े मौजूद हैं। क्या तुम दोनों 20 घोड़ों के बीच में अपना घोड़ा पहचान पाओगे? महाराज ने तुरंत उत्तर दिया, मुखिया जी 20 तो क्या, आप 100 घोड़ों के बीच में भी मेरा घोड़ा खड़ा कर देंगे तो मैं उसको पहचान सकता हूँ। इसके बाद मुखिया राजा को लेकर अपने अस्तबल में गया, जहां पर पहले से ही काफी घोड़े बंधे हुए थे। राजा ने बड़ी आसानी से अपने घोड़े को पहचान लिया। इसके बाद मुखिया जी राजा को लेकर अस्तबल से बाहर आ गए। फिर वो भिखारी को अपने साथ लेकर अस्तबल में आ गए और भिखारी को घोड़े को पहचानने के लिए कहा। भिखारी ने भी बड़ी ही आसानी से घोड़े को पहचान लिया। मुखिया भिखारी को लेकर अस्तबल से बाहर आ गया और फिर कुछ क्षणों तक सोचने के बाद महाराज की तरफ देखते हुए कहने लगा, श्रीमान ये घोड़ा आपका है, आप इसे ले जा सकते हैं। जबकि ये भिखारी एक झूठा और धोखेबाज आदमी है, इसे 50 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। ये सुनकर महाराज मन ही मन बहुत ही प्रसन्न थे कि सचमुच मुखिया के द्वारा किया गया न्याय एकदम सटीक और सही है। अब तक शाम हो चुकी थी और फिर सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन राजा अभी भी वहीं पर खड़ा था। मुखिया ने पूछा, श्रीमान अब आप भी अपने घर चले जाइए। तो राजा कहने लगा, मुखिया जी मैं तो सिर्फ ये जानने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने किस तरह से सभी झगड़ों का निपटारा किया? आखिर आप इतना न्यायपूर्ण और तर्कसंगत निर्णय कैसे लेते हैं? तब मुखिया ने कहा, अरे महोदय ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले मैंने उस मुनीम और किसान के झगड़े का निपटारा किया। असल में रात के समय मैंने उस युवती को अपनी कलम में स्याही भरने के लिए कहा था। उसने बड़ी ही आसानी से ये काम कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि वो अवश्य ही मुनीम की पत्नी है। एक किसान की पत्नी ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि किसान के घर पर स्याही और कलम का कोई काम नहीं है, जबकि मुनीम के घर पर ये दोनों चीजें मौजूद रहती हैं। इसके बाद मैंने कसाई और तेली के झगड़े का निपटारा किया। वो भी बहुत ही सरल काम था। मैंने उस सिक्कों की थैली में से सिक्के निकालकर गर्म पानी के बर्तन में डाल दिए थे। अगर वो सिक्के तेली के होते तो अवश्य ही उन सिक्कों पर लगा हुआ तेल गर्म पानी में डालने पर पानी की सतह पर आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे ये बात सिद्ध हो गई कि वो सिक्के तेली के नहीं थे। इसके बाद मैंने आपका और उस भिखारी का फैसला किया। ये भी बहुत ही आसान काम था। मैं आप दोनों को एक एक करके घोड़े के पास ले गया तो आप दोनों ने बड़े ही आराम से घोड़े को पहचान लिया था। बात असल में ये थी कि ये मायने नहीं रखता कि किसने घोड़े को पहचाना, बल्कि मायने ये रखता है कि घोड़े ने आप दोनों में से किसको पहचाना। दरअसल जब आप घोड़े को पहचानने के बाद वहां से चले गए थे, तब घोड़े ने भी आपको पहचान लिया था। वह आपको देखते ही सिर हिलाने लगा था। साथ ही साथ जब आप वहां से निकले तो वो भी आपके पीछे पीछे आने लगा था, लेकिन भिखारी को देखकर उसने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की, जिससे मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि घोड़ा आपका ही है। इस तरह से मैंने तीनों फैसले बिल्कुल न्यायपूर्ण और तर्कसंगत तरीके से दिए हैं। मुखिया जी की बातें सुनकर राजा बहुत ही प्रभावित हुए। तब उन्होंने मुखिया सूरजभान को अपना असली परिचय देते हुए कहा, मैं इस राज्य का राजा चक्रधर हूँ। असल बात यह है कि मैं तुम्हारे न्याय और तर्क शक्ति की जांच करने के लिए आया था, जिस पर तुम बिल्कुल खरे उतरे हो। मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे साथ राजधानी चलो और वहां पर हमारे न्याय मंत्री चंद्रसेन के साथ एक न्याय अधिकारी के तौर पर काम करो, ताकि न्याय मंत्री जी का काम थोड़ा आसान हो सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस काम के लिए मना नहीं करोगे। सारी सच्चाई जानने के बाद मुखिया सूरजभान ने महाराज को प्रणाम किया और कहने लगा, महाराज आप हमारे राज्य के राजा हैं और राजा ईश्वर का रूप माना जाता है, इसीलिए मैं आपकी आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानते हुए उसका पालन करूंगा। मैं आपके साथ राजधानी चलने को तैयार हूँ। अगली सुबह वे दोनों राजमहल की तरफ रवाना हो गए।